कल क्या करते हैं, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? स्लैब स्टार्ट कर दी शायद हमने, टॉर्शन खत्म कर दिया, स्लैब को स्टार्ट कर दिया, हमने स्लैब स्टार्ट कर दी। सो वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ द स्लैब, बेसिक जानकारी दे दी थी आपको स्लैब की, बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्लैब वाज गिवन टू यू। तो हमने डिस्कस किया था कि स्लैब वो स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी एक डायमेंशन बाकी दोनों डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। फिर हम क्लासिफाई करते हैं स्लैब को, 5 तरीके बताए थे स्लैब को क्लासिफाई करने के लिए। देयर आर 5 मेथड्स डिस्कस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब। फिर हम स्लैब की क्लासिफिकेशन बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से देख रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग बिहेवियर इट वाज क्लासिफाइड एज वन वे एंड टू वे स्लैब। तो मेरे यहाँ से वन वे स्लैब आपको बता दी थी, वन वे स्लैब डिस्कस। तो द रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड ऑन टू ऑफ द ऑपोजिट एजेस, इट विल बी टर्म्ड एज वन वे स्लैब। और दूसरा तरीका अगर चार वे सपोर्टेड है तो अगर एस्पेक्ट रेशियो 2 से ज्यादा हुई इट विल बी टर्म्ड एज वन वे स्लैब। या कंसेप्चुअली देखें, अगर किसी भी एक डायरेक्शन में बेंडिंग कंपैरेटिवली ज्यादा हो या सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो, उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में बेंडिंग है तो हम उसको बोलेंगे वन वे स्लैब। यदि बेंडिंग इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शन इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द बेंडिंग फाउंड इन द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन इट विल बी टर्म्ड एज वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब होगी यदि बेंडिंग इन बोथ द ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस इज कंपैरेबल, वी विल से इट इज टू वे स्लैब। या हम बोलेंगे एस्पेक्ट रेशियो क्या हो, 2 से कम हो, एस्पेक्ट रेशियो शुड बी लेस देन 2। तो वन वे स्लैब की आपको रेफरेंस बता दी थी, वन वे स्लैब रेफरेंस वाज बीइंग डिस्कस्ड। अब उसके आगे टू वे स्लैब की कहानी करनी है। सो कंटिन्यू करते हैं उसमें, कल जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यूएशन नहीं है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओनली। तो मेरे ख्याल से वन वे स्लैब बता दी आपको, वन वे स्लैब आई मेंशनड। चलिए सो टू वे स्लैब की रेफरेंस निकाल लेते हैं। सो टू वे स्लैब, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टू वे स्लैब। Next of the point of reference is two-way slab. क्या two-way slab? So first one says if bending is comparable, if bending is comparable into orthogonal direction. So comparable into orthogonal direction. Then such slabs are called as two-way slab. As two-way slabs. Such slabs are called as two-way slabs. Called as two-way slabs. तो इन स्लैब्स को हम टू वे स्लैब्स बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टेंगुलर स्लैब is classified as two-way slab based on following condition। दोनों कंडीशन का आपको डिस्कस कर रखी थी, बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन। अगर रेक्टेंगुलर स्लैब दो अपोजिट एजेस पे सपोर्टेड है क्या वो टू वे स्लैब हो सकती है? कैन बी टर्म्ड एज टू वे स्लैब। सो बेस्ड ऑन पहला एस्पेक्ट रेशियो, फिर कैन नॉट बी टू वे स्लैब। तो पहली हमारी एस्पेक्ट रेशियो और दूसरी हमारी सपोर्टिंग कंडीशन। तो सपोर्टिंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए? तो कंसेप्चुअली बता दिया कि अगर दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग का मैग्नीट्यूड कंपैरेबल हो उसको बोलेंगे टू वे स्लैब। अब मैथमेटिकली हम इसको टू वे स्लैब तब बोलेंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब को टू वे स्लैब कब बोलेंगे? जब सपोर्टेड हो इसके ऊपर चार एजेस के ऊपर और एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाए, 2 से कम हो जाए। तो रेक्टेंगुलर स्लैब क्लासिफाइड एज टू वे स्लैब ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दीस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अब क्या है कंडीशन? सो वी से इफ एस्पेक्ट रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड from all four sides, then only rectangular slabs are classified as two-way slab। तभी क्या बोला जाता है, टू वे स्लैब बोला जाता है। तो चारों साइड से सपोर्टेड हो, एस्पेक्ट रेशियो 2 से कम हो, हम उसको टू वे स्लैब बोलेंगे। तो ये रेफरेंस मैंने आपको कल बता दी थी, दिस रेफरेंस आई डिस्कस यस्टरडे। डायग्राम बना के दिखा मेरे ख्याल से टू वे स्लैब का, वन वे स्लैब का था। सो इट वाज वन वे स्लैब ओनली। सो वन वे स्लैब की डायग्राम बना के दिखाई थी। तो सेम वही होगा डायग्राम बना के दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं उसके अंदर। तो अगला पेज निकालना पड़ेगा, उस पेज में आएगा नहीं। तो अभी सपोर्टेड है चारों साइड से, दिस स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। इसकी पिक्चर शेयर करना है एक्चुअली, जैसे कल आपने वन वे स्लैब की एक्चुअल पिक्चर शेयर करी थी, टू वे स्लैब की एक्चुअल पिक्चर शेयर कर देना। तो वन वे स्लैब में दिखा था बेंडिंग हो रही थी एक डायरेक्शन में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी, दूसरी डायरेक्शन से इट वाज क्लियरली विजिबल। वैसे ही आज पिक्चर शेयर करना है जिसमें आपको वापस बेंडिंग दिख रही है। तो टू वे स्लैब, तो ये हमारा टू वे स्लैब है। सो दिस इज अवर टू वे स्लैब। तो ये बेंडिंग बना के दिखाऊंगा आपको। तो दोनों जगह जो डिफ्लेक्शन है वो क्या कंपैरेबल है? इन आइदर ऑफ द केस डिफ्लेक्शन इज कंपैरेबल। सो इन आइदर ऑफ द केस डिफ्लेक्शन कंपैरेबल। सो इन आइदर ऑफ द केस डिफ्लेक्शन इज कंपैरेबल। सो दिस इज डेल्टा मैक्स, दिस इज डेल्टा मैक्स। तो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सिमेटली सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? इट विल टर्म एज टू वे स्लैब। इसको टू वे स्लैब बोला जाएगा। तो लेट्स सपोज इसको मैं लिखता हूं ये Ly/Lx है। सो दिस Ly/Lx, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा यहां पे? सो एस्पेक्ट रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट? एस्पेक्ट रेशियो डिफाइंड है क्या? अफेक्टेड लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइड। सो ये वैल्यू क्या निकल जानी चाहिए? ये वैल्यू 2 से कम निकल जानी चाहिए। सो टू टर्म इज व्हाट? टू वे स्लैब। तो इसको टू वे स्लैब बोलेंगे। सो लॉन्गर टू द शॉर्टर साइड। इट्स जस्ट लाइक दिस है। तो ये पूरी स्टोरी लिख के बताइए आपको टू वे स्लैब की। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ टू वे स्लैब। बढ़ो आगे। तो चलिए आगे, तो जब भी शेयर करेगा तो आगे दिखा दूं चलिए शो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी हो गई टू वे स्लैब। सो दिस इज द टू वे स्लैब। सो पिक्चर आई टू वे स्लैब, दिस इज द पिक्चर ऑफ टू वे स्लैब बीइंग शेयर्ड। तो यहाँ पर जो बेंडिंग निकल के आई है वो कंपैरेबल है दोनों डायरेक्शन के अंदर, दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर। दिस टाइप ऑफ स्लैब इज टर्म्ड एज टू वे स्लैब। इसको टेक्निकली टू वे स्लैब बोला जाता है। सपोर्टेड है चारों साइड पे, इट इज सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स। हमको पता कैसे चलेगा? कैलकुलेशन करके पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? तो कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगी। दे तो रखिए एस्पेक्ट रेशियो आपको, तो कंसेप्चुअली बताया, बाकी आपको कैलकुलेशन करने का दे दो टूल, एस्पेक्ट रेशियो निकालो। तो बेंडिंग डिपेंडेंट स्पैन के ऊपर अफेक्टिव स्पैन लेंथ की आपको रेशियो निकाल के दे दी। तो अगर रेशियो 2 से कम निकल गया, दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग कंपैरेबल है। अगर ये रेशियो 2 से ज्यादा निकल गया, एक डायरेक्शन में बेंडिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा दूसरी डायरेक्शन। तो वैल्यू बता दो दिया आपको लास्ट में। ये चीज सो कैन बी सीन दैट बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, बोथ द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन इन कंपैरेबल मैग्नीट्यूड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कंपैरेबल है। तो इस तरह की स्लैब को बोला जाता है टू वे स्लैब। दिस टाइप ऑफ स्लैब इज टेक्निकली टर्म्ड एज टू वे स्लैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन थी स्लैब की ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग बिहेवियर।
ये बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रखी थी। फिर हमने रेफर की थी फ्लैट स्लैब। ये क्लासिफिकेशन किस में आती थी? दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो फ्लैट स्लैब ये क्लासिफिकेशन किस में आती थी? दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे चलेगी, शेप के बेसिस पे नहीं, शेप के बेसिस पे बोलेंगे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, वो शेप होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लैब इज फ्लैट स्लैब। अब फ्लैट स्लैब क्या होती है? व्हाट्स फ्लैट स्लैब? सो विल से इट इज अ स्लैब, विल से इट इज अ स्लैब, इट इज अ स्लैब दैट डायरेक्टली रेस्ट, इट इज अ स्लैब दैट डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम, दैट डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम, जो डायरेक्टली रेस्ट करती है कॉलम के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट से ऊपर से हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट से समटाइम्स ड्रॉ पैनल का पिक्चर दिखाई दी मैंने आपको इसको। सो समटाइम्स ड्रॉ पैनल और कॉलम कैपिटल आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट punching failure. Column capital are also used to prevent punching failure of these slabs, punching failure of these slabs as its behavior is as of two-way slab, as its behavior is of two-way slab, is of two-way slab. किसका behavior two-way slab की तरह होता है? two-way slab. And याद रखो its thickness is invariably higher than thickness of slab beam system, चलिए दिखाई कहानी क्या है। तो पिक्चर दिखाई थी, यहाँ पे टेक्निकल इसको डिफाइन कर दिया। तो फ्लैट स्लैब क्या होती है? फ्लैट स्लैब वो स्लैब होती है जो डायरेक्टली रेस्ट करेगी इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। एक्चुअली में आप जो देखते हो घरों में क्या होता है, कॉलम के ऊपर क्या होती है? पहले बीम होती है, बीम के ऊपर क्या सपोर्ट लगाते हैं? स्लैब को सपोर्ट लगाते हैं। फ्लैट स्लैब वो स्लैब होती है डायरेक्टली रेस्ट करेगी इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। हाँ, कुछ केसेस में हम ड्रॉप पैनल दे देते हैं या कॉलम कैपिटल भी दे देते हैं। ड्रॉप पैनल क्या होता है, कॉलम कैपिटल क्या होता है, पीछे बना के दिखा दूंगा आपको। ऐसा क्यों दिया जाता है? वाइड स्पिन ताकि इसका पंचिंग फेलियर नहीं हो। अभी मैं पूछा पंचिंग फेलियर क्या होता है, इसको करेंगे टू स्लैब है। और अभी के लिए आपको जानकारी दे दी, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इन ऑर्डर टू अवॉइड पंचिंग फेलियर, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा निकल जाता है, टू स्लैब की तरह निकल जाता है। और टू स्लैब क्या होती है वो पीछे में डिस्कस कर रखी है, दैट विल डिस्कस हियर। अभी जानकारी दी, इसकी थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है किससे? इसकी जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है किससे? देन द थिकनेस ऑफ स्लैब इन सिस्टम, देन द थिकनेस ऑफ स्लैब इन स्लैब इन सिस्टम। तो इसकी थिकनेस ज्यादा निकल के आती है किससे? थिकनेस ऑफ स्लैब इन सिस्टम। अब आप लोग इसकी थिकनेस ज्यादा है फिर प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी थिकनेस ज्यादा निकल के आती है, देन द थिकनेस ऑफ द स्लैब इन सिस्टम स्टिल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इसके। अब क्या बहुत सारे फायदे हैं इसके? तो फिर बहुत सारे फायदे क्या हैं उसके? एक फायदा तो वैसे बता सकते हो, कॉलम है, कॉलम के ऊपर बीम है, बीम के ऊपर आप स्लैब है, देखने में अच्छी लगती है, एस्थेटिक वैल्यू दिखाई दी आपको। तो एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाइट का डिस्पर्शन अच्छा होता है इसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगी, डिस्पर्शन लाइट अच्छी निकल के आती है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली बेटर। तो एस्थेटिकली ज्यादा अच्छी लगती है, वैल्यू बढ़ा दी हमारे कंपोनेंट की, लाइट का डिस्पर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा निकल के आता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज आल्सो कंपैरेटिवली बेटर। हाइट बढ़ जाएगी, ओवरऑल हाइट बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि बढ़ जाएगी तो ओवरऑल हाइट बढ़ जाती है, तो खाली जगह बढ़ जाती है, इसलिए इसको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज भी है इसके। तो एक ड्रॉबैक था आपको बता दें, क्योंकि हमें मतलब किससे, हमें मतलब डिजाइनिंग से, तो आपको डिजाइनिंग एस्पेक्ट से क्या बताया, इसकी थिकनेस ज्यादा निकल जाएगी, थिकनेस ऑफ द स्लैब इन सिस्टम, बट स्टिल भी प्रोवाइडेड। अब क्यों प्रोवाइड करते हैं उसका रीजन बताता हूं आगे। सो स्लैब इन सिस्टम स्टिल इट इज प्रोवाइडेड, तो आगे करके मेंशन करता हूं, स्टिल इट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, उसको प्रोवाइड करने के बहुत सारे रीजन है। कैसे लिखा है डैश लगा के, एक फॉर बेटर एस्थेटिक, तो दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है। फॉर बेटर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगी, तो दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है, डिस्पर्शन लाइट अच्छी कराती है। नेक्स्ट फॉर ईज इन प्रोवाइडिंग, ये तो आप ऑब्जर्व भी करते हो आज के टाइम पे, एसी डक्ट्स, फॉर ईज इन प्रोवाइडिंग एसी डक्ट्स, फायर फाइटिंग यूनिट्स और फायर फाइटिंग डक्ट्स, इलेक्ट्रिकल डक्ट्स। तो अगर हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करने बीच में बीम आ जाएगी, क्या होगा? देखा भी होगा पुरानी बिल्डिंग देखो, जिसमें हमें एसी की वायर लेके जानी होती है, देखिए आपको वायर निकलती हुई बाहर, देखा पुरानी किसी बिल्डिंग में एसी की जो वायर जारी होती है, आउटलेट जो ड्रेन पाइप होती है, या जो उसके अंदर जो फ्लो लेके आती है करंट का, उनकी वायर्स को ऑब्जर्व करना। तो क्योंकि बीच में बीम आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ जाता है, चेंज अलाइनमेंट अगर यही फ्लैट स्लैब आता है तो उसे कवर कर सकते हो, यू कैन कंप्लीटली कवर इट ऑफ। तो जो आप फॉल्स रेंज देते हो वो सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है, इट्स प्रोवाइडिंग सिस्टम ओनली। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने में आसानी होती है, हमारी स्लैब कैसी हो, फ्लैट हो, तो ये भी एडवांटेज निकल के आते हैं। नेक्स्ट फॉर लेसर स्टोरी हाइट, तो एक स्टोरी हाइट कम हो जाएगी, अंदर की जगह बढ़ जाएगी, फॉर लेसर स्टोरी हाइट, तो सारे एडवांटेज निकल के आते हैं, और एडवांटेज ऑफ फ्लैट स्लैब। तो हाँ, थिकनेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, बट क्योंकि सारे फायदे होते हैं इसलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब जगह अवेलेबल है, सिर्फ जगह अवेलेबल है, नोट पॉइंट मेंशन कर देता हूं, फ्लैट स्लैब सूटेबल होती है जब स्पैन छोटा हो, जैसे स्पैन बढ़ जाएगा डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा निकल जाती है इसकी, तो डिफ्लेक्शन कम्स आउट टू बी ह्यूज, तो उसको छोटे स्पैन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। सो वी कैन से फ्लैट स्लैब्स आर अनइकोनॉमिकल, and can be provided for medium spans only, can be provided for medium spans only, because in large span deflection is comparatively more, डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो फ्लैट स्लैब अनइकोनॉमिकल होती है, छोटे स्पैन में प्रोवाइड करते हैं, अगर लार्ज स्पैन में डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली क्या निकल जाएगी, ज्यादा निकल जाएगी, इट कम्स आउट टू बी कंप्लीटली मोर। अब ड्रॉप पैनल क्या होता है, कॉलम कैपिटल क्या होता है, उसको ऐसे समझ लेते हैं, दैट कैन बी रेफर्ड सेपरेटली। तो उसकी रेफरेंस सिलेक्शन निकाल के दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये हमारी स्लैब है, दिस इज द स्लैब, ये हमारा कॉलम है, दिस इज द कॉलम, सो दिस इज द कॉलम, इसको एलिमिनेट किया, दिस बीइंग एलिमिनेटेड, सो दिस इज बीइंग एलिमिनेटेड, एक्सटेंशन इसकी, एक्सटेंशन। तो फ्लैट स्लैब वो स्लैब होती है जिसको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर। सो फ्लैट स्लैब इज डायरेक्टली सपोर्टेड ओवर व्हाट, which is directly being supported
ओवर द कॉलम, जिसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रखा है कॉलम के ऊपर। लेट्स सपोज इसकी इफेक्टिव डेप्थ है डी, इफेक्टिव डेप्थ है डी, सो इफेक्टिव डेप्थ है डी, क्रिटिकल सेक्शन बताना है आपको, क्रिटिकल सेक्शन बताना है, क्रिटिकल सेक्शन है डी बाय 2 दूरी पे, वर्टिकल है, वर्टिकल है। तो ड्रॉप एनल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? व्हाई ड्रॉप एनल इज प्रोवाइडेड, क्या रीजन था इसका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो ड्रॉप एनल प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पंचिंग शेयर फेलियर नहीं हो। तो अगर हम डायरेक्टली इसको कॉलम के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ये सिचुएशन निकल जाती है क्रैक्स की, दिस इज सिचुएशन ऑफ द क्रैक्स बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो ये हमारा पंचिंग शेयर फेलियर है, दिस इज पंचिंग शेयर फेलियर। ये जो क्रिटिकल सेक्शन होता है शेयर के लिए, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर, इसको मार्क भी कर देता हूं कौन सी चीजें हैं ये। सो पेन, ये हमारा कॉलम है, सो दिस इज आवर कॉलम, दिस इज कॉलम, ये ऊपर फ्लैट स्लैब है, ऊपर हमने फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर रखी है। जो क्रिटिकल सेक्शन होता है शेयर का, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ डी बाय 2, व्हाइट कलर से लेते हैं, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ डी बाय 2। अब क्योंकि इसका फेलियर पंचिंग शेयर में नहीं हो, सिंस द फेलियर डज नॉट टेक प्लेस और वी डोंट वांट फेलियर टू टेक प्लेस एज पंचिंग शेयर फेलियर, क्योंकि 2 स्लैब की तरह बिहेव करती है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, व्हाट डू वी प्रोवाइड? तो एक दिखा गया आपको, इसलिए क्रैक शो पे वी प्रोवाइड ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल, या तो ड्रॉप पैनल देते हैं या कॉलम कैपिटल देते हैं, दोनों भी एक साथ दे सकते हो, बोथ कैन बी प्रोवाइडेड साइमल्टेनियसली। अब क्या है ड्रॉप पैनल कॉलम कैपिटल, इसी पिक्चर भी शेयर करते हैं, ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, आई शो यू डायग्राम आल्सो। अब दोनों चीजें दिखानी है आपको, तो दोनों चीजें दिखानी है, पहले तो हमने स्लैब बनाई, स्लैब बनाई, फिर इसके नीचे बनाया कॉलम कैपिटल, फिर इसके नीचे बनाया नहीं ड्रॉप पैनल, स्लैब देन ड्रॉप पैनल, देन वी हैव कॉलम कैपिटल, उसके नीचे कॉलम, पहले कॉलम बनाते हैं, आसानी रहेगी कैपिटल बनाने में। सो ये हमारा कॉलम है, दिस इज आवर कॉलम, देन वी हैव कॉलम कैपिटल, ये हमारा कॉलम कैपिटल है। तो सारी चीजें आपको एक साथ दिखानी है, ऑल द पॉइंट्स आर बीइंग शोन टू यू साइमल्टेनियसली। एडिशनल चीजों को एलिमिनेट कर दो, एडिशनल पैरामीटर्स कैन बी एलिमिनेटेड, एडिशनल पैरामीटर्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये आपको एक्चुअल सिस्टम दिखेगा, दिस इज एक्चुअल सिस्टम व्हिच इज देयर, तो ये हमारा एक्चुअल सिस्टम है। सो दिस इज द एक्चुअल सिस्टम, ये हमारी एक्चुअल सिस्टम है, एक्सटेंडेड है, ये कॉलम एक्सटेंडेड है, पहली है फ्लैट स्लैब सबसे ऊपर, सो दिस इज फ्लैट स्लैब, ये फ्लैट स्लैब है, फिर हमारे पास है ड्रॉप पैनल, ड्रॉप पैनल साइड में लिख के दे रहा हूं, सो ड्रॉप पैनल, ये ड्रॉप पैनल है, दिस इज ड्रॉप पैनल, देन वी हैव कॉलम कैपिटल, कॉलम कैपिटल, ड्रॉप पैनल दे सकते हो, कॉलम कैपिटल दे सकते हो, दोनों एक साथ भी दे सकते हो, मैंने आपको दोनों एक साथ प्रोवाइड करके दिखा दिया, आई प्रोवाइड बोथ, और नीचे कॉलम है, सो कॉलम है, सो दिस इज कॉलम, तो ये हमारा कॉलम निकल के आ गया। देन व्हाइट कलर लिया, इसकी इफेक्टिव थिकनेस डेप्थ इज डी, इफेक्टिव डेप्थ आ गई इसकी डी, सो इफेक्टिव डेप्थ कम्स आउट टू डी। यहाँ पर भी जो सेक्शन है शेयर के लिए आप डी बाय 2 बोलोगे, सो डी बाय 2 फ्रॉम द फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल, सो फ्रॉम द फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल, तो इसकी डिस्टेंस डी बाय 2 है, दिस डिस्टेंस इज डी बाय 2, पेन लिया डी बाय 2, दिस इज आल्सो डी बाय 2, तो ये दूरी डी बाय 2 है, सो दिस डिस्टेंस इज डी बाय 2, ये डिस्टेंस डी बाय 2 है। तो शेयर के लिए जब फेलियर कैसे बताएंगे, वी कंसीडर द क्रिटिकल सेक्शन डिस्टेंस ऑफ डी बाय 2, तो फ्लैट स्लैब है, कई बार इसमें सपोर्ट करने के लिए नीचे कॉलम कैपिटल भी दे देते हैं, ड्रॉप पैनल भी दे देते हैं, क्यों देते हैं उसका रीजन आपको बता दिया, ताकि पंचिंग शेयर फेलियर नहीं। तो ये तो लाइन डायग्राम है, जैसे लाइन डायग्राम जिसमें शो किया, एक्चुअल डायग्राम आगे देख सकते हो, एक्चुअल डायग्राम लिख लो, ये तो दोनों चीजें दिख रही हैं इसके अंदर, जो डायग्राम आया उसमें दोनों चीजें दिख रही हैं, जूम करके देख लो। तो दिस इज द फ्लैट स्लैब अंडर कंसीडरेशन, ये हमारी फ्लैट स्लैब है, तो मैंने रेड कलर से शेड कर रखा है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लैट स्लैब, इसको फ्लैट स्लैब बोला जाता है। तो ड्रॉप पैनल भी है, दिस इज ड्रॉप पैनल, दिस इज कॉलम कैपिटल, ये कॉलम है, दिस इज कॉलम, क्लियर हुई कहानी? तो आइसोमेट्रिक व्यू है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है इसको देखने के बाद, द एंटायर पिक्चर इज क्लियर आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम। फिर से ये है लाइन डायग्राम, दिस इज लाइन डायग्राम, एक्चुअल सिचुएशन में देखना है तो वो भी देखो किसने शेयर कर दिया होगा, है तो वो भी लाइन डायग्राम, आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है, लो एक्चुअल पिक्चर भेजी किसी ने, ये एक्चुअल पिक्चर है, जूम करके देख लो, दिस इज एक्चुअल पिक्चर बीइंग शो। अब साथ में आपको एक इसका एडवांटेज भी दिख रहा है, साथ में आपको इसका एक एडवांटेज भी दिख रहा है जो पीछे लिखा था, क्या एडवांटेज है इसका? एसी की डक्ट, वायरिंग की डक्ट, इलेक्ट्रिकल डक्ट वो सारी जा सकते हो, तो ये जा रही है डक्ट, और डक्ट बाकी सारी डक्ट जा रही है, ये देखो ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल डक्ट है और ये एसी की डक्ट है, तीनों डक्ट दिख रही है, बल्कि ऑल थ्री डक्ट्स कैन बी सीन, तो इलेक्ट्रिकल डक्ट भी दिख रही है, ये फायर फाइटिंग है और ये एसी की डक्ट, तो ये एडवांटेज होता है इसका, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। और अगर आप ऐसे स्लैब नहीं देते, अगर आप ऐसे स्लैब नहीं देते, इन दैट केस तो मुझे बीम देनी पड़ती है, ये बीम जाती है यहाँ पे, और अगर मुझे बीम प्रोवाइड करनी पड़ जाती है सारी डक्टों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन आती है नीचे, तो इन सारी डक्टों में ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाता, तो उसकी दिक्कत होती है, अलाइनमेंट चेंज करो बैठ के, देखने में भी अच्छी लगती है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होती है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सो वी कैरी फॉरवर्ड, तो ये हमारी स्लैब देख ली आपने, आगे बढ़ते हैं, सो वी कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज मिनिमम थिकनेस, पीछे बताइए कितनी बताइए, सो नेक्स्ट पॉइंट सेज मिनिमम थिकनेस ऑफ these slabs is 125 mm, तो मिनिमम थिकनेस होती है 125 mm। नेक्स्ट critical failure is punching shear failure, critical failure is punching shear failure, critical failure is punching shear failure, यानी two way failure, so two way shear failure, two way shear failure। लास्ट पॉइंट था critical section for punching shear failure, critical section for punching shear failure, critical section for punching shear failure is at a distance of d by 2, is at a distance of d by 2 from face of the column, और ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल, वो डिपेंड करेगा आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है। तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, इसमें कॉलम दिखाया था, इसके फेस पे कितनी दूरी पे था, डी बाय 2 पे था। अगर आप ड्रॉप पैनल दे देते तो उसके फेस पे कितनी दूरी पे होगा, डी बाय 2 दूरी पे होगा। अगर आपने ड्रॉप पैनल भी दे दिया, कॉलम कैपिटल भी दे दिया, तब भी उसके फेस पे कितनी दूरी पे होगा, डी बाय 2 दूरी पे होगा। तो जो क्रिटिकल सेक्शन है पंचिंग शेयर फेलियर के लिए, तो डिस्टेंस ऑफ डी बाय 2 फ्रॉम द फेस ऑफ आइदर कॉलम और कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल, कोई सा कॉन्फ़िगर करना उसमें से। तो एक बेसिक जानकारी दी आपको स्लैब के बारे में। तो कल से लेकर अभी तक हम सब स्लैब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकाल रहे हैं। अगर कोई डिजाइन स्टार्ट नहीं करेगा तो कल आधा घंटा दिया था, आधा घंटा 1 घंटे में तुमने ये देखा कि स्लैब्स होती क्या है, कैसे क्लासिफाइड है, ऑल दिस बेसिक पॉइंट्स वी रेफर। तब इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ विल स्टार्ट डिजाइनिंग ऑफ द स्लैब्स।
फ्लैट स्लैब्स ऑलवेज बिहेव एज टू स्लैब्स irrespective of the aspect ratio. Aspect ratio आया कहां से इसमें? aspect ratio कहां से आ गया इसके अंदर? aspect ratio कब डिफाइंड होता है? फोर साइड्स एंड रेक्टेंगुलर के लिए चारों साइड पे सपोर्टेड हो तो आती है aspect ratio पिक्चर में. चारों साइड पे सपोर्टेड हो तो aspect ratio आती है पिक्चर के अंदर. देन aspect ratio comes into the picture. ये चीज. सो यहां तक की एनालिसिस कर ली. अब बात करते हैं डिजाइनिंग की. नाउ वी गो फॉर डिजाइनिंग. स्ट्रक्चरल वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, फ्लैट या नॉर्मल स्लैब? स्ट्रक्चरल वैल्यू मतलब क्या? स्ट्रक्चरल वैल्यू मींस व्हाट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्या क्या कोडल प्रोविजंस हमारे पास डिजाइनिंग के. सो कोडल प्रोविजंस. सो कोडल प्रोविजंस ऑफ सॉलिड स्लैब. अब हम इसकी डिजाइनिंग की बात करेंगे. तो कौन कौन से कोडल प्रोविजंस है हमारे पास डिजाइनिंग ऑफ सॉलिड स्लैब के लिए? हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर में. जैसे हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर में मैंने हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर में नॉर्मल स्लैब को भी प्रोवाइड किया और फ्लैट स्लैब को भी प्रोवाइड किया. कौन जल्दी फेल होगा? जिस स्लैब पे फेल किया. एक हमें नॉर्मल स्लैब दी, दूसरी में फ्लैट स्लैब दी. कौन जल्दी फेल हो जाएगा? अच्छा अभी नहीं पता. बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं. पूरा सवाल निकाल दिया इस चीज के अंदर. मैंने हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन करके फ्लैट स्लैब को भी प्रोवाइड किया और नॉर्मल सॉलिड स्लैब को भी प्रोवाइड किया. कौन जल्दी फेल हो जाएगी? ये डिजाइन करके दिया, दोनों की डिजाइन कर रखी है ना आपने, तो दोनों अपना काम कर तो रहे हैं. भाई गिवन लोड के लिए आपने सॉलिड स्लैब को डिजाइन कर रखा है, आपने फ्लैट स्लैब को डिजाइन कर रखा है, डिजाइन कर रखा है आपने, तो कौन जल्दी फेल होगा? एक साथ फेल होंगे दोनों सेम लोड उठा के देंगे आपको, तो दोनों अपना काम करके दे रहे हैं आपको. तो अगर हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर में हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर की आप प्रायोरिटी बताओ ना, आपको क्या चीज चाहिए उसके अंदर. अगर आपको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लाइफ देखनी है तो लाइफ से मिलेगी, आप डिजाइन में से कर रखिए. लोड के पैसे की बात करोगे, सेम मिलेगी, आप डिजाइन में से कर रखिए. जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो बताइए दोनों के बीच में आपको. पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिस्कस. तो हाई इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर में आपको फ्लैट स्लैब भी मिल जाएगी, सॉलिड स्लैब भी मिल जाएगी, वन स्लैब भी मिल जाएगी, टू स्लैब भी मिल जाएगी. सारी स्लैब्स मिलेंगी आपको उसके अंदर. चलिए कोडल प्रोविजन. कौन कौन से कोडल प्रोविजन है? सो कोडल प्रोविजन फॉर द सॉलिड स्लैब. एक एक करके बातें सारे. सो फर्स्ट ऑफ द कोडल प्रोविजन, पहला कोडल प्रोविजन तो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे डिजाइनिंग के अंदर. तो पहला है नॉमिनल कवर. सो नॉमिनल कवर. सो मिनिमम 20 mm. मिनिमम 20 mm का कवर प्रोवाइड करना है आपको. सो मिनिमम 20 mm which can be reduced up to 15 mm, for mild exposure. जिसको आप reduce कर सकते हो 15 mm तक for mild exposure and bar dia. So minimum 20 mm which can be reduced up to 15 mm for mild exposure and bar dia of 12 mm or less. तो बीम के केस में कितनी होती है नॉमिनल कवर हमारी? फॉर माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर इज हाउ मच इन केस ऑफ बीम 20 mm. स्लैब के केस में आप उसको 15 mm कर सकते हो अगर माइल्ड एक्सपोजर है और बार का डायमीटर 12 mm से क्या हो, और बार का डायमीटर 12 mm से क्या कम हो. इससे ज्यादा हो तो आपको 20 mm देनी पड़ेगी. अगर इससे ज्यादा डायमीटर प्रोवाइड कर रहे हो, इफ मेन रिइंफोर्समेंट इज ग्रेटर देन 12 mm in size, you have to go for at least 20 mm of nominal cover. If it is less than 12 mm or equal to 12 mm, you can go for 15 mm of nominal cover. पहली चीज आपको ध्यान रखनी है. जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस should be known to us. पहली चीज. नेक्स्ट बी, बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की. सो बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की. सो रिइंफोर्समेंट की. सो हियर वी हैव टू टॉक अबाउट रिइंफोर्समेंट. अब रिइंफोर्समेंट बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर टू बी रेफर्ड इन द केस ऑफ रिइंफोर्समेंट. अब किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बातें. पहला पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट. सो पहला पॉइंट कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट. Compression reinforcement is required only in exceptional cases, only in exceptional condition or cases. तो कहने का मतलब कंप्रेशन reinforcement चाहिए नहीं होती है. कोई एक्सेप्शनल केस हो जिसमें डबल reinforce निकल गया, मूवमेंट के वजह से बहुत ज्यादा निकल गया, उसके अंदर हम कंप्रेशन reinforcement देते हैं. वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती. टेंशन reinforcement हमारा काम चल जाता है, वो भी बहुत कम चाहिए होती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है in case of slab shear reinforcement are generally not provided. Shear reinforcement देना पसंद नहीं करते हैं इसके अंदर. is generally not provided if the shear criteria is not satisfied. If the shear criteria is not satisfied, अगर shear criteria satisfy नहीं होता, if the shear criteria is not satisfied, the thickness of the slab is increased. तो हमें पता है thickness ज्यादा होती है तो K into tau c क्या हो जाता है? The thickness of the slab is increased. K into tau c की वैल्यू क्या हो जाती है? The thickness of the slab is increased. तो कहने का मतलब है shear reinforcement हम इसमें देना पसंद नहीं करते हैं. The reason is obvious. रीजन बहुत ही obvious है. तो डिजाइन करना स्लैब की, लेकिन थिकनेस कितनी निकल आती है? 150 mm, 125 mm, 100 mm. अब 100 mm की थिकनेस है, 20 mm का आपने कवर दे दिया, क्या बचा उसके पास? 100 mm की थिकनेस है, 20 mm का आपने कवर दे दिया, 10 mm का reinforcement लगा दिया. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी लगती है इसके अंदर. क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो बता दूंगा. 8 mm का डायमीटर उसका निकल जाता है. तो 100 mm की आपकी थिकनेस है, 20 mm का कवर दिया आपने, 10 mm का डायमीटर था, फिर 8 mm की डिस्ट्रीब्यूशन reinforcement लग जाती है. इसको भी आपकी जानकारी के लिए सिंपलिसिटी कैलकुलेशन में 10 मिनट ले लिया. कितनी जगह छूट बची है? 60 mm की जगह बची. 60 mm 6 cm तो बचा आपका, ये होता है 6 cm. अब क्या करोगे शेयर reinforcement का? व्हाट शेयर reinforcement रिक्वायर्ड दिस? तो पहली बात तो शेयर में सेफ निकल जाती है. एक बार देखना 6 cm स्केल पे कितना होता है. तो एक तो शेयर में ऑलमोस्ट हर एक स्लैब सेफ निकल जाती है. सेफ नहीं भी निकल जाती, शेयर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा. डेप्थ क्या कर देते हैं? सिंपली इंक्रीज डेप्थ ऑफ द स्लैब. जैसे डेप्थ बढ़ाओगे शेयर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है. तो हम अवॉइड करते हैं शेयर reinforcement नहीं प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जगह नहीं होती शेयर reinforcement देने की. शेयर reinforcement देगी फिर क्या नहीं कर पाओगे? शेयर reinforcement देगी फिर क्या नहीं कर पाओगे? अब एक ही चीज थोड़ी है, हर चीजें सोचनी पड़ती है. फिर क्या नहीं कर पाओगे? कॉम्पैक्शन नहीं कर पाओगे. कॉम्पैक्शन भी नॉट करना जगह नहीं बचेगी, कॉम्पैक्शन नहीं आपको. और ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कंक्रीट की आपको. तो इसलिए शेयर reinforcement अवॉइड की जाती है इसके अंदर. शेयर reinforcement अवॉइड. क्लियर चीज. तो ये तो बेसिक जानकारी दे दी आपको. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टेंपरेचर एंड श्रिंकेज reinforcement. Temperature and shrinkage reinforcement are invariably provided in the transverse direction. To main reinforcement. So temperature और shrinkage reinforcement जिसको distribution sheet बोलते हैं. So temperature और shrinkage reinforcement are invariably provided
इन ट्रांसफर डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट, जिस डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट देते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर और श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब है रिइंफोर्समेंट का पर्पस होता है क्रैक्स को अवॉइड करना जो किसकी वजह से बने, क्रैक्स को अवॉइड करना जो किसकी वजह से बने, इस रिइंफोर्समेंट का पर्पस होता है क्रैक्स को अवॉइड करना जो किसकी वजह से बने, श्रिंकेज और टेम्परेचर की वजह से बने। दिस फॉर्म बिकॉज़ ऑफ द श्रिंकेज और टेम्परेचर चेंज। समझने के लिए एग्जांपल ले लो, समझने के लिए एग्जांपल जगह छोटी पड़ जाएगी, सो जगह छोटी पड़ जाएगी, मैं अगले पेज बना दूंगा, इसमें दो तीन चीजें और लिख देता हूं, अगले पेज पे आके आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा। आई शो यू डायग्राम देयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज distribution bars, distribution bars are always, distribution bars are always, distribution bars are always, distribution bars are always placed, are always placed above the main reinforcement, above the main reinforcement in case of, in case of one way slab, in case of one way slab, in case of one way slab to ensure higher effective depth। इस बात का मतलब है वही बताता हूँ, to ensure higher effective depth, एक और पॉइंट बता के, to ensure higher effective depth, so to ensure higher effective depth। next in case of two way slabs, in case of two way slabs, two way slabs मतलब बताइए आपको, दोनों जगह मोमेंट कंपैरेबल मिलेगा। so in case of two way slabs, in case of two way slabs, both the reinforcement that is along longer direction and shorter direction are main reinforcement, दोनों डायरेक्शन में मेन reinforcement होगी, are main reinforcement। however however higher however higher load transfer, however higher load transfer is along shorter span, is along the shorter span, is along the shorter span, is along the shorter span, and the reinforcement along the shorter span, reinforcement along the shorter span, reinforcement along the shorter span, reinforcement along the shorter span is kept near to the, is kept near to the tension phase, near to the tension phase to ensure higher effective depth, to ensure higher effective depth, to ensure higher effective depth for larger bending moment, for larger bending moment। अब लॉजिकली मुझे डायग्राम पहले वाले पॉइंट का पहले बनाना चाहिए, ये जो मेरा जो टेम्परेचर वाला पॉइंट था इसका डायग्राम पहले बना था, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, मैं इसके बाद वाले दोनों पॉइंट्स का डायग्राम पहले बना के दिखा रहा हूँ, फिर टेम्परेचर वाला डायग्राम अगली शीट में बना दूंगा, तो उसको बनाने के लिए जगह चाहिए मेरे को। तो हम पहले आखिरी वाले दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, फिर हम टेम्परेचर वाले डायग्राम पे आ जाएंगे, देन विल कम टू द टेम्परेचर वाले डायग्राम। तो सेकंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आप रिइंफोर्समेंट दे रहे हो टेम्परेचर और श्रिंकेज से बचने के लिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसको हमेशा मेन बार के ऊपर प्रोवाइड करोगे, तो नीचे क्या होगी, मेन बार होगी, यानी मेन बार टेंशन फेज के जितना पास हो उतना अच्छा, क्योंकि मेन बार अगर टेंशन फेज के जितना पास होगी उतनी ही ज्यादा लीवर मिलेगी, जितना ज्यादा लीवर मिलेगा उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, मोमेंट बढ़ा सकता है। तो मोमेंट के कैसे क्या होगी, हमारी स्लैब ज्यादा निकल जाएगी, तो मोमेंट के कैसे लगाओ तुम। तो ये तो फंडा है वन स्लैब के अंदर कि मेन बार नीचे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर होगी, पर टू वे स्लैब में तो दोनों डायरेक्शन में मोमेंट कंपेरेबल है, तो दोनों डायरेक्शन की जो रिइंफोर्समेंट मेन रिइंफोर्समेंट है, तो इस केस में क्योंकि छोटे स्पैन के लॉन्ग मोमेंट ज्यादा होता है लॉन्गर स्पैन के कंपैरिजन में, तो छोटे स्पैन के लॉन्ग जो रिइंफोर्समेंट होगी उसको हम नीचे रखेंगे और बड़े स्पैन के लॉन्ग जो रिइंफोर्समेंट होगी उसको ऊपर रखेंगे। तो दोनों ही आखिरी वाले पॉइंट्स में लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जितना पास में होगी टेंशन रिइंफोर्समेंट टेंशन फेज के उतना ही ज्यादा लीवर निकल के आएगा, उतनी ही ज्यादा मोमेंट कैपेसिटी होगी हमारी स्लैब की। क्लियर चीज, इस बात को समझने के लिए रेफरेंस निकाल लो, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ये लो रेफरेंस निकाल लो, ये हमारी बीम है, सॉरी स्लैब है, ये सपोर्ट्स है, ये सारी सपोर्ट्स, सपोर्ट दोनों सेम साइज के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, डायग्राम नहीं बने सेम साइज के, सो सपोर्ट्स है, ये सारी सपोर्ट्स, रिइंफोर्समेंट आपको हमेशा रेड कलर से दिखाइए, रिइंफोर्समेंट इज बीइंग शोन विद रेड कलर, तो ये हमारी रिइंफोर्समेंट है, दिस इज अवर रिइंफोर्समेंट, सो दिस इज अवर रिइंफोर्समेंट, ये हमारा नेगेटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट, ये हमारी नेगेटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट, सो दिस इज अवर नेगेटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट। पेन सेलेक्ट किया, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये जो सर्कल बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये भी रिइंफोर्समेंट ही है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार कौन-कौन सी है हमारी, तो मेन बार को दिखाने के लिए मैंने व्हाइट कलर चूज किया हुआ है, सो दिस इज अवर मेन रिइंफोर्समेंट। सो मेन रिइंफोर्समेंट किसको रेजिस्ट करने के लिए, पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट, तो ये पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट है, किसको रेजिस्ट करेगी, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगी, साइड को रेजिस्ट करेगी, ये भी हमारी मेन रिइंफोर्समेंट है। तो इसको कैसे लिखाऊं, सो दिस इज अवर मेन रिइंफोर्समेंट, ये भी मेन रिइंफोर्समेंट है जो किसकी प्रोवाइड कर रखी है, सो ये भी मेन रिइंफोर्समेंट है टू रेजिस्ट व्हाट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमने बेंड बार प्रोवाइड कर रखे हैं, तो शेयर रेजिस्ट नहीं कर रहा है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारी, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सील है, अब डिस्ट्रीब्यूशन सील कैसे दिखाऊं आपको, ये छोटे-छोटे सर्कल बना के दिखाया आपको, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सील है। सो डिस्ट्रीब्यूशन सील के लिए जगह तो है नहीं मेरे पास, कहां दिखाऊं डिस्ट्रीब्यूशन सील, ये नीचे लिख दिया मैंने, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सील, सो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है, सो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। तो ये सर्कल बने में सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है, कौन सी व्यू है हमारी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन शोन टू यू, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन शोन टू यू, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब इसी का अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, दिस इज द क्रॉस सेक्शन बीइंग शोन टू यू, तो ये क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया, जब ये क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊंगा आपको, इसका क्रॉस सेक्शन आपको ये दिखेगा, ऑरेंज कलर की पेन लो, ऑरेंज कलर की पेन ली, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो जब क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊंगा, अब एनालिसिस करना है, क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊंगा, ये सिचुएशन है हमारी, दिस इज द सिचुएशन। तो इसके लिए फिर से थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए। जरा बताना मेन रिइंफोर्समेंट का, जरा बताना मेन रिइंफोर्समेंट का, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन, मेन रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने वाली, ये नीचे है, तो ये हमारी मेन रिइंफोर्समेंट है, टेंशन फेस के पास दी हुई है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सील है वो कहां प्रोवाइडेड है, वो इसके ऊपर प्रोवाइडेड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार इज प्रोवाइडेड अबव दिस, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अबव दिस, तो ये ऊपर वाली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है हमारी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। तो वन वे स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट या टू वे स्लैब वो मेन रिइंफोर्समेंट कहां होगी, टेंशन फेस के पास होगी। क्लियर कोई स्टोरी रिपीट करना पड़ेगा, कैन यू वांट टू रेफर फ्रॉम दिस वन, कोई सा भी रिपीट करना उसमें से, बढ़िया है, एक्सेस समझ नहीं आया, एक्सेस समझ नहीं आया, क्या से लेके आऊं एक्सेस, भेजना भी 3D डायग्राम भेजना, ये समझा टाइम निकल जाएगा, एक्सेस समझ नहीं आया, चलो एक्सेस समझ में नहीं आया तो है कोई चीज समझ में आ रही, एक्सेस पैनल है कोई, तो एक्सेस कैसे है, सो हाउ दिस एक्सेस कैन बी रेफर्ड। अभी हमारी जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, स्लैब है हमारी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है,
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, बेंडिंग इसी के लॉन्ग हो रही है इसकी, तो एक छोटा स्पैन है, बेंडिंग हो रही है इसके लॉन्ग, तो बेंडिंग इसके लॉन्ग हो रही है, आपने रिइंफोर्समेंट दोनों काले काले होकर दिखेंगे नहीं आपको, खुद ही विजुअलाइज करना, दोनों काले काले चीज उठाओ, सफेद चीज उठाओ, लो ये हमारी शॉर्ट स्पैन है, तो रिइंफोर्समेंट बार आपने नीचे प्रोवाइड कर रखा है, तो पेन हमारा रिइंफोर्समेंट बार है, अलोंग द लेंथ देखो इसे, अलोंग द लेंथ देखो, नीचे है हमारी मेन रिइंफोर्समेंट, अब मैंने इसी का क्रॉस सेक्शन दिखाया आपको, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया, सामने से कैसे दिखेगा, जब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया सामने से कैसे दिखा, नीचे ये और आपको एक सर्कल दिखेगी, लोनली सीधी सर्कल, अब एक सर्कल नहीं है, ये एक बार नहीं है, ऐसे मल्टीपल बार लगे हुए हैं, जो आप कैलकुलेट करके निकालो 5 बार 12 mm के, 10 बार x mm के, तो सारे बार बाकी इसके पीछे है, तो जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो एक बार ही नहीं है, ऐसे मल्टीपल बार से एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो जैसे ही आप इसको 90 डिग्री से घुमा दोगे वो सारे बार आपको सेक्शन दिखने लग जाएगा, जो सर्कल के फॉर्म में होगा, इसको दिखाऊंगा सर, ये चीज कर दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो देखो इसमें रेफरेंस डायग्राम, अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, आइसोमेट्रिक व्यू है, रिइंफोर्समेंट दोनों जगह दिखेगी आपको, ये लेवल एग्जैक्टली वही डायग्राम जो मैंने दिखाया, बेंटा बार नहीं है, बेंटा बार आल्सो बीच हो, अभी मेरा फोकस बेंटा बार के ऊपर नहीं है, अभी मेरा फोकस है मेन बार है, मेन बार नीचे लगी हुई है, ये मैंने रेड कलर से दिखाई आपको, आई शोन दिस रेड कलर, रेड कलर जा रहा है, मेन बार का रेड कलर जा रहा है, मेन बार लगी हुई है नीचे, और फिर मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाई डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, ये ब्लू कलर से डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, तो ये भी हमारी कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थी, तो मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको बस एक ही मेन बार दिखेगा, बाकी सारे स्पेस छूट जाएंगे, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है वो नीले कलर की आपको इसके ऊपर दिखेगी, जैसे मैंने व्यू चेंज किया, अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं, जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं, लाल कलर के कितने बार दिख रहे हैं आपको, जैसे मैंने इसका व्यू चेंज किया, लाल कलर के कितने बार दिख रहे हैं, लाल कलर के आपको मल्टीपल बार दिख रहे हैं, तो जब मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको मेन बार के ऊपर दिखेगी, एक ही दिखेगी, बाकी सारी स्पेस छूट जाएंगी, तो बाकी सारी स्पेस छूट गई, ये सिचुएशन है भाई, जैसे सिचुएशन क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बहुत, हाँ, नेक्स्ट मुझे दिखाना था डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट क्यों दी जाती है, टेंपरेचर और श्रिंकेज के अगेंस्ट दी जाती है, तो लेट्स सपोज ये हमारी स्लैब है, दिस इज अवर स्लैब, तो ये हमारी स्लैब है, दिस इज अवर स्लैब, अब मुझे दिखानी है डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट भी, आई विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट आल्सो, सो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जैसे भी एलिमिनेटेड, दिस इज अवर स्लैब, ये हमारी स्लैब एक्सटेंड हो रही है, तो बेंडिंग होगी किसके लो, छोटी डायमेंशन के लो, तो बेंडिंग होगी छोटी डायमेंशन के लो, मेन रिइंफोर्समेंट का मिलेगी आपको, तो बेंडिंग होगी छोटी डायमेंशन के लो, मेन रिइंफोर्समेंट का मिलेगी, व्हाट अबाउट मेन रिइंफोर्समेंट, शॉर्टर साइड में, तो मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर साइड में मिलेगी, ये हमारी मेन रिइंफोर्समेंट, दिस इज मेन रिइंफोर्समेंट, तो ये मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, तो मेन रिइंफोर्समेंट को डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट से अलग करने के लिए मैंने थोड़ी सी थिकनेस दिखा दी आपको, सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द मेन रिइंफोर्समेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, मैंने बस थोड़ा डायमीटर बढ़ा दिया उसका, तो ये हमारी मेन रिइंफोर्समेंट है, कहां प्रोवाइड की हुई है, बॉटम पे प्रोवाइड की हुई है, टेंशन फेस से जितना पास हो सके उतना पास प्रोवाइड करेंगे, सो दिस इज मेन रिइंफोर्समेंट, ये हमारी मेन रिइंफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो इसके राइट एंगल पे होती है, ट्रांसफर डायरेक्शन में होती है, और कहां प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो पीछे क्या लिखा था, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का पर्पस ये होता है कि टेंपरेचर और श्रिंकेज के अगेंस्ट जो क्रैक डेवलप हो रहा है उसको अवॉइड करना, तो ये हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं, दीस आर आवर क्रैक्स, तो ये क्रैक डेवलप हो रहा है, तो ये क्रैक डेवलप नहीं हो इसलिए क्या प्रोवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइडेड, सो हमारी मेन रिइंफोर्समेंट भी है, सो दिस इज आवर मेन रिइंफोर्समेंट, तो कलर लोकेशन चेंज किया हुआ इस बार, सो मेन रिइंफोर्समेंट देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, सो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है, सो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, क्लियर पूरी कहानी, पूरी कहानी समझ ली, एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर ऑन दिस वन, सो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आगे निकल गया, वो दी बार साथ रेफर, आगे चलते हैं, सो विल कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मिनिमम डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार, minimum diameter of reinforcement bar, minimum diameter of reinforcement bar shall not be, minimum diameter of reinforcement bar shall not exceed 1/8 of the 1/8 of the total depth, 1/8 of the total thickness, so 1/8 of the total thickness of the slab, 1/8 of the total thickness of the slab, तो जो डायमीटर है हमारा reinforcing bar का मेन reinforcement bar का कैसे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो डाया should not exceed what, so dia should not exceed d/8, तो ये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, so should not exceed d/8, तो ये कंडीशन है, पूरी प्रोविजन हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमम नहीं है मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम डायमीटर should not exceed, तो इसको लिख देता हूं, so 5x, so it should not exceed d/8, next point of reference, next point बोल रहा है minimum diameter, so minimum diameter of main bar, minimum diameter of main bar is 10 mm, so minimum diameter main bar का is 10 mm for Fe250, for Fe250 and 8 mm for HYSD, and 8 mm for HYSD, तो minimum diameter जो यूज करेंगे Fe250 के 10 mm है, HYSD के 8 mm है, ब्रैकेट में लिख के बता दिया, ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये हम कन्वेंशनली ड्रॉप करते हैं, so not a IS code, not a IS code provision, बट आप सवालों में ये ड्रॉप करोगे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप सवाल में इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, minimum diameter of distribution, minimum diameter of distribution steel, minimum diameter of distribution steel is 6 mm, is 6 mm, so minimum diameter of distribution steel is 6 mm for both Fe250 and HYSD, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का मिनिमम डायमीटर 6 mm है, तो आप मेन रिइंफोर्समेंट की बात करोगे 8 mm से स्टार्ट होगा फॉर HYSD, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करोगे तो स्टार्ट फ्रॉम 6 mm, दोनों के लिए वैलिड फॉर बोथ, तो ये प्रोविजन भी आपको ध्यान रखना है, दिस प्रोविजन इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्राइटेरिया, नो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्राइटेरिया, so no no maximum reinforcement criteria for slab is given in our code, is given in IS code, beam के अंदर maximum reinforcement कितनी होनी चाहिए, it should not be exceeding what,
इन केस ऑफ बीम मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए 4% ऑफ ग्रॉस, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा, इज गिवन इन द हाईएस्ट कोड। हाउएवर we shall consider, however we shall consider the maximum, we shall consider the maximum reinforcement of beam in case of slab also, in case of slab also। तो जो क्राइटेरिया बीम के लिए रखा है वही क्राइटेरिया स्लैब के लिए मान लेते हैं, पर ये कोड प्रोविजन नहीं है, तो जहां कोड प्रोविजन नहीं है साथ में मेंशन करके उनके सवाल आते हैं इनके ऊपर, सो दिस नॉट कोड प्रोविजन, ये हमारा कोड प्रोविजन नहीं है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया। तो ये जानकारी भी आपको दे दी, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू यू, तो ये इंफॉर्मेशन भी निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट, सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितनी देनी है आपको, सो नेक्स्ट पॉइंट सेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट, सो मिनिमम रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड, minimum reinforcement to be provided is 0.15% of gross area for Fe250 for Fe250 and 0.12% of gross area for HYSV, gross area for HYSV। तो मिनिमम कितना आपको रिइंफोर्समेंट देना है उसकी जानकारी दे दी। हाउ मच मिनिमम रिइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। पीछे डायमीटर की बात करी थी, यहाँ पे वैल्यू की बात कर दी, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट आपको दे दिया, ये मेरी कंडीशन है मिनिमम रिइंफोर्समेंट। ये जो कंडीशन है मिनिमम रिइंफोर्समेंट दोनों के वैलिड है, इसको भी आगे मेंशन कर देता हूं। दिस मिनिमम वैल्यू is valid for both, is valid for both, ये वैलिड दोनों के लिए, for both orthogonal डायरेक्शंस। कहने का मतलब मेन रिइंफोर्समेंट बार और डिस्ट्रीब्यूशन सी दोनों के लिए बात वैलिड है, तो रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, दिस इज रिइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड। ये रिइंफोर्समेंट की जानकारी निकल के आ गई। नेक्स्ट मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देनी है, सो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, सो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है मेन बार्स की शुड नॉट बी मोर देन, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm whichever is less, all these are objective, भरभर के ऑब्जेक्टिव आते हैं पूरे प्रोविजंस के ऊपर। तो मैक्सिमम स्पेसिंग है आपके मेन बार की 3D या 300 mm से, जो भी वैल्यू शूटिंग की जा रही है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, so whichever is less। तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू से ज्यादा मैक्सिमम स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पेसिंग, तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ सेकेंडरी। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड कितना बता दिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसवर्स, सबका मतलब एक ही है, एक ही चीज अलग अलग नाम है, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। सो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट शुड नॉट बी more than 5D, should not be more than 5D or 300 mm, whichever is less, so whichever is less। तो ये स्पेसिंग की जानकारी निकल गई। तो कमेंट किया डायमीटर के ऊपर, कमेंट किया परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर, मिनिमम मैक्सिमम दोनों कमेंट किया हमने किसके ऊपर, दिस कमेंटेड अपॉन स्पेसिंग, तो कमेंट कर दिया हमने स्पेसिंग के ऊपर। ऋषभ करण क्या पूछा है, 400 mm क्या, व्हाट 450 mm, 450 mm क्या है, 450 mm 450 mm क्या है, 5D और 450 mm। जरा कोई पिक्चर शेयर करना अमेंडमेंट 4 की, शेयर द पिक्चर ऑफ अमेंडमेंट 4, समबडी शेयर द पिक्चर ऑफ अमेंडमेंट 4। पहले या दूसरे लेक्चर में शेयर कर दी थी मैंने आपको सारे अमेंडमेंट 4 की पिक्चर शेयर कर देना एक बार। तो जब तक हम आगे बढ़ते हैं वापस इस पॉइंट पे आते हैं, वी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मेन रिइंफोर्समेंट देनी है, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट देनी है, सो मेन रिइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, ये डायग्राम तो पीछे बना के दिखाई दिया था आपको। अमेंडमेंट 4 शेयर कर देना एक बार कोई भी, तो ये जानकारी तो दे दी स्पेसिंग की। मेन बार हमेशा प्रोवाइड करोगे वो आपको बता दिया, गेट द मेन बार प्रोवाइडेड दैट वी डिस्कस, तो वो जानकारी आपको दे रखी है, दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो ये जानकारी रिइंफोर्समेंट की कंप्लीट हो गई है, दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिइंफोर्समेंट इज कंप्लीटेड। आगे बढ़ने से एक बार शेयर कर देना बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, शेयर दैट। कोड प्रोविजन में क्या था हमारा पॉइंट, बी पॉइंट तक आ गया, सी पॉइंट तक जाना है, सो टू कैरी फॉरवर्ड अप टू सी पॉइंट। तो सी पॉइंट शेयर डिजाइन, सी पॉइंट शेयर डिजाइन, शेयर करना कोई देख लेंगे, बात ये तो है देख लेंगे, एक महीना तो हो गया अभी तक देखी नहीं, मेरे ख्याल से एक महीना ज्यादा हो गया एक्चुअली स्टार्ट होते हुए। अमेंडमेंट 4 बोल रहा हूं, अमेंडमेंट कितने 2-3 बने तो होते हैं, पेज नंबर पूछिए, पेज नंबर कौन सा, कोड थोड़ी बोल रहा हूं, अमेंडमेंट बोल रहा हूं, 2-3 पेज की अमेंडमेंट होती है कुल मिला के, उसमें कौन सा पेज नंबर बताओ आपको, शुरू में सारे अमेंडमेंट मैंने डायरेक्ट निकाल के दे दिया, अमेंडमेंट नंबर 4 है, अमेंडमेंट नंबर 3 है, अमेंडमेंट नंबर 2 है, उसके डायरेक्ट मैंने आपको पीडीएफ दे दी शुरू में, 3-4 पेज होते हैं गिनती के अमेंडमेंट के अंदर, जब तक मेजर अमेंडमेंट नहीं आता 10-15 साल बाद। मेरे पास लैपटॉप में नहीं तो निकाल के देता, लैपटॉप चेंज हो गया और आई वुड हैव प्रोवाइडेड यू, देखता हूं उसके अंदर है क्या अमेंडमेंट, नहीं है इसके अंदर, अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो वी कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस शेयर डिजाइन। अब शेयर के बारे में आपको जानकारी तो दे रही है, आई गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेयर की जनरली स्लैब सेफ निकल जाती है शेयर में, पर अगर सेफ नहीं निकल जाती है, डिजाइन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता शेयर के अंदर, हम सिर्फ पीडीएफ उड़ा देते हैं उसकी, पर आपको अपने सवाल में तो शो करना ही पड़ेगा, ये तो सो इन प्रॉब्लम की डिजाइन हमने कर रखा है शेयर के लिए भी, अप्रोच वही है हमारी बीम की थी, और थोड़ी बहुत चीजों का फर्क है, वो फर्क बता दूंगा आपको, लेट्स एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो चेंज इन दिस। सो शेयर डिजाइन उठाते हैं, तो क्या शेयर डिजाइन, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट शैल बी टेकन एज k into tau c। तो जब शेयर स्ट्रेंथ कंसीडर करोगे, जब शेयर स्ट्रेंथ कंसीडर करोगे किसकी, कंक्रीट के विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, वो tau c नहीं होगी, वो क्या होगी, k into tau c होगा। k का मैंने आपको वैल्यू बता रखा होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ k दैट डिस्कस, किसके बराबर होती है, वैल्यू ऑफ k is equal to what, 160 minus 0.002 into d,
तो के की वैल्यू हमने पीछे डिस्कस कर रखी है, डिस्कस की वैल्यू की। तो के टाउ सी के बराबर हो गया शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टाउ सी इज अ फंक्शन ऑफ, टाउ सी इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाउ सी इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ tensile reinforcement and percentage of tensile reinforcement, and k is a function of, and k is a function of overall depth of the beam, overall depth of the slab, so overall depth of the slab। तो जो हमारा टाउ सी है वो फंक्शन है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का, के फंक्शन है किसका? के इज फंक्शन ऑफ द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट टू सेफगार्ड अगेंस्ट, टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल, टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बीम में क्या कंडीशन होती है? टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बीम में क्या कंडीशन होती है? टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बीम में क्या कंडीशन होती है? टाउ की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? Tau v should not be greater than tau c max है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन बता रखी है, tau v should not be greater than 0.5 times of, so tau v should not be greater than 0.5 times of tau c max, so should not be greater than tau c max, and for safety against shear, and for safety against shear, and for safety against shear, safety against shear, tau v should be less than equal to k into tau c। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, kv is not coming out to less than equal to k into tau c, what will do? क्या करेंगे बस? अगर tau v की वैल्यू k times of tau c से कम नहीं आ रही, क्या कर देंगे? k की वैल्यू बढ़ा देंगे। what will do? k की वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐसे होगा, will reduce the value of k, अगर डेप्थ इंक्रीज करेंगे, डेप्थ इंक्रीज करने से क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ व्हाट विल हैपन टू द के? इंक्रीज द के, सो विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के। टाउ भी कम करेंगे, टाउ भी कैसे कम हो जाएगा? टाउ भी विल डिक्रीज बिकॉज़ डी विल इंक्रीज, तो टाउ की वैल्यू कम करा देंगे कैसे? डेप्थ बढ़ा के। तो टाउ की वैल्यू कम निकल जानी चाहिए के इनटू टाउ सी, दो वेरिएबल हैं एक साथ, के भी चेंज होगा और साथ में कौन चेंज होगा? टाउ भी चेंज होगा, तो के विल आल्सो गेट चेंज, टाउ विल आल्सो गेट चेंज, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है, बोथ द वैल्यूज विल गेट चेंज। के की वैल्यू में ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत कॉस्टली अफेयर है। के की वैल्यू में वेरिएशन निकल जाता है बस 150 से लेकर 300 के बीच में, 150 से लेकर 300 के बीच में के की वैल्यू वेरिएशन निकल जाता है। के की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? वैल्यू ऑफ के वेरीज फ्रॉम 0 टू 1.3 से लेकर 1 के बीच में होती है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टाउ की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जैसे डेप्थ को बढ़ाते हो, एज विल इंक्रीज वैल्यू डेप्थ। और के की वैल्यू में जो आपने फर्क बताया 1 से लेकर 1.3 के बीच में, इट इज ओवर डेप्थ ऑफ हाउ मच? इट इज ओवर डेप्थ ऑफ हाउ मच? 150 mm, 150 mm तो ओवर डेप्थ होती है बीम की हमारी, स्लैब की हमारी 150 mm से ओवर डेप्थ, डेप्थ बढ़ाओगे कितना बढ़ाओगे? 10 mm 5 mm बढ़ाओगे तो के में बहुत ज्यादा फर्क नहीं निकल जाता, फर्क किसमें निकल जाता है? टाउ में निकल जाता है, द वैल्यू ऑफ टाउ डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो ये तो हमारा बेसिक कंडीशन है किसका? शेयर डिजाइन का, दिस इज बेसिक कंडीशन फॉर शेयर डिजाइन। क्लियर है कहानी? ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी एनी वांट टू रेफर दिस फॉर एनी? किसी को नहीं मिला, मेरे को निकालना पड़ेगा। अमेंडमेंट नंबर 4 IS 456 तो ये रखेगा फुट रिवीजन। पीडीएफ में है, लैग आ रहा है, लैग इज कमिंग, कोई बात नहीं। सो दिस वाज द क्राइटेरिया फॉर द शेयर डिजाइन, ये क्राइटेरिया शेयर डिजाइन का। तो फ्लेक्चर के डिजाइन कर लिया, शेयर के डिजाइन कर लिया, फ्लेक्चर के डिजाइन करने के बाद आपको रिइंफोर्समेंट जानकारी दे दी, नॉर्मल कवर ये रेफर। इसमें डेवलपमेंट लेंथ का चेक वैसे लगता है जैसे हमारी बीम्स के अंदर लगता है, तो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ इज अप्लाइड सेम एज दैट ऑफ बीम, तो उसको मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूं। तो डी पॉइंट है हमारा, सो डी पॉइंट है हमारा, हम बोलेंगे डी पॉइंट है हमारा, विल से चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, सो विल से चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, सो विल से चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। हमारा चेक है किसके इक्विवेलेंट? हमारा चेक है सेम एज दैट ऑफ बीम, सेंड किया एमएचडी पर, लिखो पहले। सो slabs are checked for, slabs are checked for development length, so slabs are checked for development length same as that of beams। तो एक स्टेटमेंट लेके काम खत्म कर दिया। तो स्लैब हम वैसे चेक करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए जैसे आपने बीम को चेक करा था, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, इसे डायरेक्टली वैसे मेंशन कर दिया, तो सेम एज दैट ऑफ बीम्स। तो ये स्टोरी सेम चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ऑफ डिफ्लेक्शन कंट्रोल। डिफ्लेक्शन कंट्रोल का आइडिया बताइए आपको, यू नो द आइडिया फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए L इफेक्टिव बाय D की वैल्यू क्या होनी चाहिए? L इफेक्टिव बाय D की वैल्यू कितना मुझे K1 K2 K3 K4 इनटू वैल्यू, तो वो जानकारी आपके पास है, तो वो हमारी बंदे स्लैब में काम कर जाएगी। मैं स्टोरी भी करके केस ऑफ बंदे स्लैब। अब हम बात कर रहे हैं इफ रेक्टेंगुलर, सो इट सेज if rectangular two-way slab, if rectangular two-way slab, if rectangular two-way slab is supported, if rectangular two-way slab is supported from all four sides, is supported from all four sides, is supported from all four sides with shorter span, with shorter span up to, with shorter span up to 3.5 meter, with shorter span up to 3.5 meter, and loading up to 3 kilonewton per meter square, and loading up to 3 kilonewton per meter square, then L effective by D ratio, so L effective by D ratio should be, then L effective by D ratio
should be less than, so L effective by D ratio should be, जो हमारा L effective by D ratio should be less than following values. तो ये बात वैलिड है सब टू वे स्लैब्स के लिए, should be less than following values. तो टू वे स्लैब है, सपोर्टेड है चारों साइड पे, जो हमारा शॉर्टेस्ट स्पैन है वो सिर्फ 3.5 मीटर तक है और जो लोडिंग है वो 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है. तो L effective by D ratio कम होना चाहिए, जो वैल्यूज आगे बताई जा रही है आपको. तो पहली है सपोर्ट कंडीशन. सो फर्स्ट इज सपोर्ट कंडीशन. सपोर्ट कंडीशन होगी हमारी एक सिंपली सपोर्टेड, तो सपोर्ट कंडीशन होगी सिंपली सपोर्टेड. दूसरी होगी कंटीन्यूअस. सो दो सपोर्ट कंडीशन आगे निकल के Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए. सो Fe 250, Fe 415, 35 40 सब सीधा कोडेड वैल्यू है. दिस इज 28, दिस इज 32. तो आपको L effective by D वैल्यू ध्यान रखना है कौन सी डी है, विच डी, ओवरऑल डेप्थ है इस बार. तो वैल्यू सिर्फ टू वे स्लैब की है, बाकी सारी कहानी वही पीछे वाली. जब हमने बीम में लिखी थी कंडीशन, वहां पे डी कौन सी थी, बीम में कंडीशन लिखी थी, वहां पे डी कौन सी थी, इफेक्टिव डेप्थ थी हमारी, दैट वाज इफेक्टिव डेप्थ. अब यहां से कंक्लूजन निकल गया, चेक करो. Fe 250 के लिए है 35 सपोर्टेड में, यहां पर 28, कंटीन्यूअस के लिए 40, यहां पर 32, 80% है इसका, निकाल सकते हो. So this is 80% of 35. This is 80% of 40. 80% of 40 का 80% इसका 35 का. तो Fe 250 के लिए वैल्यू, Fe 250 के लिए वैल्यू डिफ्लेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कम है. इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं, hence for Fe 250 L effective by D is less than L effective by D is less than 35. तो हमारी D की वैल्यू क्या है, is greater than L effective by 35. उसी तरीके से for Fe 415 डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया अडॉप्ट करें. L effective by D should be less than what, 28. D की वैल्यू should be greater than L effective by 28. इसमें डेप्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल के आ रही है, किसमें डेप्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल के आ रही है, 250 में 415 में. क्या समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव. इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आ रहा है, इस कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि डिफ्लेक्शन ज्यादा कम मिलेगी आपको, डिफ्लेक्शन ज्यादा कम मिलेगी आपको. तो मुझे डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है Fe 415 के लिए, डेप्थ की रिक्वायरमेंट कम है Fe 250 के लिए. तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए Fe 415 में डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा. कहने का मतलब क्या हुआ, Fe 415 प्रोवाइड कम डिफ्लेक्शन मिलेगी, मुझे ज्यादा मिलेगी. क्यों, व्हाई मोर डिफ्लेक्शन विल कम आउट, हायर ग्रेड मोर डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी मोर. तो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया, सो वी कैन से फ्रॉम अबव कैलकुलेशन it is clear, so from our calculation it is clear that depth required, from our calculation it is clear that depth required to satisfy deflection, depth required to satisfy deflection criteria is more for HYSD, than miles d, that is HYSD produces more deflection than miles d, ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है माइल्ड से. तो ये कंक्लूजन यहां से निकल के आ रही है. दिस कंक्लूजन इज रेफर्ड फ्रॉम देयर. बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेन ज्यादा चाहिए सेम स्ट्रेस के लिए, ये कहानी आपको पीछे बहुत बार बता रखी है. तो डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा निकल के आ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज if rectangular slab is supported from all four sides, then shorter span is always used in bending moment calculations, and all the above calculations. तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस और ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन आप क्या करोगे, छोटे स्पैन को यूज करोगे, यू यूजिंग स्मॉलर स्पैन. तो ये जानकारी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस एट दिस ओनली. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो गया. तो ये मैंने आपको सारे कोडेड प्रोविजन लिख के बताया, ऑल दीस आर द कोडेड प्रोविजंस व्हिच आई मेंशन. नाउ कवर फिर रीइंफोर्समेंट फ्लेक्सिबल शेयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर शेयर की डिजाइन कैसे करोगे उसकी बात करी हमने. टॉक अबाउट डिजाइनिंग फॉर द शेयर, देन डेवलपमेंट क्राइटेरिया, लास्ट में क्या डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया. सो लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करोगे. तो ये हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया था. बीच में दो एनालिसिस और करके दे दिया आपको. सो एक कैलकुलेशन करके और जानकारी दे दी थी. फ्लैट स्लैब नहीं चाहिए, फ्लैट स्लैब को स्किप करो. नेक्स्ट देखेगा नहीं, कोशिश करते हैं जूम करके. ठीक है भैया हुआ. तो अच्छा सारे पेज भेज दिएगा एक साथ, ढूंढो बैठ के इसके अंदर सारे पेज भेज दिए. काम की चीज निकाल के भेजते. आगे भी है क्या, नहीं यही है. जूम सीधा मार्क करके भेजते ना कहां पर मेंशन है. इस पेज में भी नहीं है, एंड दिस पेज आल्सो इज नॉट मेंशन्ड. तो ये क्यों भेजा है, छोड़ो टाइम वेस्ट कर. चलिए अभी की कहानी में बताया पॉइंट एडिट मोड में रेफर कर लो. फिर अभी तक सॉरी कन्वर्ट किया पीडीएफ को जेपीजी में. चलिए कोई बात नहीं, टेलीग्राम लिंक शेयर कर देना. हाँ भेज देता हूँ, टेलीग्राम लिंक भेजना, कोई शेयर टेलीग्राम लिंक. तो आज डिजाइनिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई, कोड प्रोविजन में टाइम निकल गया. लास्ट पॉइंट बता दीजिए, लास्ट पॉइंट पहले बताया आपको, दोबारा थोड़ी मेंशन किया. लास्ट पॉइंट पहले डिस्कस कर रहे थे हम, लास्ट पॉइंट डिस्कस ऑलरेडी. जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा वो शॉर्टर स्पैन में ज्यादा निकल गया था, लॉन्ग स्पैन में ज्यादा निकल के आएगा. शॉर्टर स्पैन में ज्यादा निकल गया, लॉन्ग स्पैन में ज्यादा निकल गया. शॉर्टर स्पैन में सारी कैलकुलेशन में इसको यूज करोगे, शॉर्टर स्पैन यूज करेंगे. और पीछे भी मेंशन किया था, मैं कहां मेंशन किया, देखो रीइंफोर्समेंट के अंदर मेंशन किया था इस बात को मैंने. द सेम थिंग आई मेंशनड इन रीइंफोर्समेंट आल्सो. कहां ये चीज मेंशन करी थी मैंने. सो दिस पॉइंट आई मेंशन हियर. ये पॉइंट देखो, टू वे स्लैब है, रीइंफोर्समेंट अलोंग L by L is main reinforcement, however higher load transfer along the shorter span.
तो रीइंफोर्समेंट होगी शॉर्टर स्पैन स्टेप नियर द टेंशन रीजन बिंग आपको बहुत ज्यादा निकल के आएगी। दोनों कंपैरेबल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक है 120 एक है 130, तो कंपैरेबल मैग्नीट्यूड है, टू स्लैब है, पर 130 आपको मिलेगा छोटे स्पैन पे, 120 आपको मिलेगा बड़े स्पैन पे। तो वो डिस्कस किया हमने, दैट इज द पॉइंट वी डिस्कस। तो सारी कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे, छोटे स्पैन यूज करेंगे, इन ऑल द कैलकुलेशन शॉर्टर स्पैन यूज्ड। तो ये पॉइंट पीछे भी डिस्कस कर लिया था हमने। आपको कंप्लीट करना है, एनी पॉइंट टू बी फ्रॉम दिस जूम, जो जो कंसर्न पॉइंट है बस उसको हाईलाइट करके भेज देना, एक तो मेरे को जूम करना पड़ रहा है, फिर ढूंढ पढ़ के ढूंढना भी पड़ेगा कहां पे मेंशन है, इसमें भी नहीं है, सारे पेज शेयर कर दिए मैंने क्या। देवराज सिंह गिरी, हाँ देखो देवराज सिंह ने भेजा भाई, ये रहा, तो ये अमेंडमेंट है भाई, दिस इज द अमेंडमेंट मेड। तो पेज नंबर 46 क्लॉज नंबर 26.3.3 सब्स्टिट्यूट 300 फॉर 450, सब्स्टिट्यूट करो 300 को 450 की जगह। अब ये पेज नंबर 46 क्लॉज नंबर 26.3.3 बी पढ़ना क्या है वो ये हमारी स्पेसिंग वाला क्लॉज है, इसलिए कॉस्ट वाली स्पेसिंग होती है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं, रेस्ट में टुमारो। थैंक यू लिंक भाई, लिंक शेयर कर दो कोई, कब से लिंक लिंक चला रहे हो। हाँ दे रहे लिंक दे रहे को, ये आ गया लिंक, आई शेयर लिंक लो, इंटरव्यू